उसमें वीडियो करेंगे, ऑडियो रिकॉर्ड? वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ओके सर, हरियाणा में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत आप कब से मानते हैं? अगर सही मायने में अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो उस समय से नुक्कड़ नाटक नहीं कहा जाता था। जी। और अगर हम पिछले रचनाओं पे ध्यान दें या तो 200 साल पहले, 200 या 250 साल पहले इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई, जब गांव के किनारे खड़े होकर कुछ लोग सिंगल परफॉर्मर थे और कुछ लोग फिर दो कलाकार इकट्ठे होकर किसी भी विषय को लेके वे लोगों का मनोरंजन किया करते थे। तो अगर आज की नुक्कड़ नाटिका से उसको जोड़ें तो उसको हम नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके किशनलाल भाट से ये प्रथा शुरू हुई हरियाणा में। और ऐसा मानते हैं विद्वान लोग, जो लोक साहित्यकार हैं, कि ये 200-250 साल पहले ये प्रथा शुरू हुई। किशनलाल भाट से चलकर इसको ना ड्रामा का रूप मिलता चला गया। तो परफेक्ट मायने में ये जब पंडित लक्ष्मीचंद का युग आया, उससे पहले जो गुरुमान सिंह हुए, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु थे जो, वो उससे पहले गांव के किसी भी कोने में इकट्ठा करके अपनी मंडली के समेत थोड़ा लोक संगीत के साथ बिना मंच के ये नाटक किया करते थे। तो अगर हम आज के नुक्कड़ नाटक से इसको तुलना करें तो हरियाणा का नुक्कड़ नाटक वो है जो बाद में सांग के रूप में प्रचलित हुआ और उसको एक मंच दिया गया। चारों तरफ से जो खुला मंच था, वो नुक्कड़ की शेप में, जब चारों तरफ लोग इकट्ठे हो जाते थे उसमें, और ओपन स्टेज रहता था। लोक संगीत के जरिए, लोक रागनियों के जरिए, गीत, वर्स एंड पोइट्री के जरिए ये चीज़ें थिएटर के रूप में थी। इसको सांग बोलते थे, जो हमारा हरियाणा का रिनाउंड फोक थिएटर। सर, लोक कलाकारों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं, या वो बहुत कम दिखाई देते हैं? दो मुख्य कारण रहे इसके। हरियाणा में सांग के बाद रागनी कंपटीशन, जो लोक कलाकार थे रागनियाँ गाते थे, वो विलुप्त हुए। दो चीज़ें एकदम से जो ट्रांजिशन हुई, एक जनरेशन गैप आ गया, टेक्निकल जनरेशन गैप जो हुआ। सांग के जो लोग थे वो टेक्निकली अब भी इतने साउंड नहीं है, और वो उन्हीं लोक परंपराओं या उन्हीं परंपराओं के हिसाब से अपना फोक थिएटर परफॉर्म करते हैं। उदाहरण के तौर पर उसमें जो लड़कियों के रोल हैं या महिला कल के जो पात्र हैं वो पुरुष अदा किया करते थे जी, जिनको हम नचार बोलते थे, जो मंच की चारों खड़े होकर नाचते थे। अब क्योंकि आजकल टेक्निकल सारे जो परिदृश्य है चेंज हो चुका है सिनेरियो, तो हुआ क्या कि जब आप एक रिमोट के बटन पर 500 चैनल देख रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से महिलाओं की भूमिका या नारी की भूमिका या महिला कलाकारों की भूमिका बहुत अग्रणी है, ऐसे में नई जनरेशन उस बात को नहीं स्वीकार कर पाती या उस पात्र को उस आदर भाव से नहीं देख पाती जो पहले के लोग, जो हमारा खास तौर से किसान तबका था, जो मनोरंजन के साधन जिनके पास नहीं थे, वो उन्हीं पुरुष पात्रों में, पुरुष कलाकारों में जो महिला पात्र करते थे, उन्हीं में महिला की छवि देखते थे। आज ये मामला थोड़ा सा आज की जनरेशन के गले नहीं उतर रहा है। दूसरा जो मॉड्यूलेशन हुआ या ट्रांजिशन हुआ या एक इम्प्रोवाइजेशन जो होना चाहिए था लोक का, वो खासतौर से हरियाणा के लोक नाटकों में नहीं हुआ। जो कंटेम्प्रेरी समस्याएं हैं उन पर सांग नहीं लिखे गए। जितने सांग उपलब्ध थे वो इतने इमेजिनरी थे कि नई जनरेशन, जो खास तौर से मैं पढ़ी लिखी जनरेशन कहूँ, जिसके दूसरी तरफ एक PVR में शाहरुख खान की या आमिर खान की करोड़ों की बजट की फिल्म है और उसमें कल्पनाओं को भी यथार्थ के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे में लोक कलाकारों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस घटना की कल्पना को कितना यथार्थ रूप से प्रस्तुत करें ताकि लोग उस पर विश्वास करें। अन्यथा पुराने समय में तो सांग इतने प्रसिद्ध थे कि कई सामाजिक झगड़ों के न्याय उन पर सांग की बेस आधारित घटनाओं पर हुआ करते थे, लोगों का इतना विश्वास था। अब नई जनरेशन, नई तकनीक की जनरेशन है, तो इसलिए लोक कलाकार दूर होते चले। लोक वाद्य यंत्रों को भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, उनकी भी स्थिति आज मतलब धरोहर में रखे गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम दिखाई देते हैं। उसका कारण रहा कि जो मुख्य धारा की जातियाँ थी, जो मैं आपको कारण बताऊं, जो ये वर्ण व्यवस्था है उसमें एक विशेष वर्ण के लोगों ने, जिसे एक सामान्य तौर पर तीसरा या चौथा वर्ण कहा गया, उन लोगों ने इसको अपनाया। तो वो जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो समाज में पूरी तरह से नहीं फैल सकी। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों को लगा कोई बीन वादक है तो बीन बजाना इन्हीं जाति के लोगों का काम है, सारंगी कोई बजा रहा है तो कलाकार ये मानते हैं कि सारंगी तो इस जाति के लोग बजाते हैं। खासतौर से आज के इस व्यावसायिक दौर में लोक कलाकारों का इम्प्रोवाइज ना करना अपने लोक वाद्यों को, ये भी उनके घर बैठने का कारण मान सकता हूँ। लोक कलाओं या लोक शैलियों को नुक्कड़ नाटकों से किस प्रकार से जोड़ते हैं सर? क्या कोई जुड़ाव है इनमें? इसका जुड़ाव लोक शैली का तो इसलिए सीधा सीधा है
कि क्योंकि नुक्कड़ नाटक किसी डिसाइडेड इनवाइटेड ऑडियंस के साथ नहीं खेला जाता। आप किसी भी गांव के नुक्कड़ पर गए, आप लोगों की ऑडियंस फाइनल नहीं है कि आप 50 लोग आपको देखने आएंगे, 100 देखने आएंगे, या उसकी कोई प्री अनाउंसमेंट्स भी शायद नहीं होती। ऐसे में क्या होता है कि जब लोक शैली की कोई बात जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मान लिया गांव के कोने पर नुक्कड़ पे नगाड़ा बजना शुरू हुआ या बीन बजनी शुरू हुआ, तो लोगों को लगेगा कि हमारे लोक में कुछ बात हो रही है, तो वो शैली सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। जनवादी या अभिजनवादी रंगकर्म में आप क्या अंतर मानते हैं? मैं इसके विषय में जानता नहीं। नुक्कड़ नाटक का भविष्य क्या है? नुक्कड़ नाटक का भविष्य अगर व्यावसायिक तौर से देखा जाए तो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ास तौर से जो इवन कुछ मार्केटिंग की कंपनीज हैं जो इन बच्चों का सहारा ले रही हैं। अगर पीछे आपने दिल्ली में भी देखा होगा तो एक नई राजनीतिक पार्टी जो आप के नाम से उभरी, उसमें नुक्कड़ कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये प्रभावशाली इसलिए होते हैं कि ये बिना किसी बह खौफ के अपनी बात कह के आगे निकल जाते हैं, और इनकी ट्रेसिंग जो है और इनकी छाप जो है बहुत अच्छी होती है। सर, नुक्कड़ नाटक जनवादी चेतना के प्रसार में कहाँ तक सफल रहा है? बिल्कुल सफल रहा है, क्योंकि मैं फिर यही कहता हूँ, नुक्कड़ नाटक क्यों सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं कि जब आप किसी रंगमंच पर कोई रिहर्सल किया हुआ बड़ा नाटक देखते हैं सेटेलाइट्स के साथ, तो दर्शक एक मनोदशा के साथ जाता है कि ये अभिनय हो रहा है। नुक्कड़ नाटक के कलाकार जो हैं वो बड़े सहज भाव से सामाजिक समस्याओं को या वर्तमान समस्याओं को या समकालीन समस्याओं को एकदम से एक जैसे प्रहार करते हैं मानस पर, एकदम से दर्शक रूबरू होता है कि हाँ यह मेरे आसपास हो रहा है। अब क्योंकि नुक्कड़ पे होता है तो उनको ये लगता है कि ये एक अभिनय व्यावसायिक ना होकर कहीं ना कहीं सामाजिक हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्या नुक्कड़ नाटक लोक नाट्य परंपरा से भी जुड़ता है? इसमें प्रयोग करने की जरूरत है। अब लोक नाटक की सही अगर व्यवस्था लेंगे आप तो फिर वो इस्लाम की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज नुक्कड़ नाटक में इतने रिसोर्सेज नहीं होते, जैसे आपको भी पता है, उसमें बहुत सीमित साधनों के साथ और गहरी बात की जाती है, इसलिए उसमें संभावनाएं कम रहती है। मुझे लगता है नुक्कड़ नाटक की शुरुआत से पहले उसके प्रचार के क्या तरीके अपनाते हैं, मतलब क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आजकल जो नुक्कड़ नाटक चल रहा है वो कहीं पोस्ट के सहारे या पोस्टर्स के सहारे एक स्थान पर ज़्यादा व्यावसायिक या उसको विज्ञापन द्वारा नहीं किया जाता। मैं फिर वो ये कहता हूँ कि नुक्कड़ नाटक की जो शक्ति है वो अव्यवसायिक होने के कारण ज़्यादा है। अगर आप पोस्टर्स लगाकर नुक्कड़ नाटक करेंगे तो फिर शायद दर्शक ज़्यादा वहाँ नहीं आ पाएंगे। नुक्कड़ नाटक एक तरह से कलाकारों का किसी भी समस्या के लिए गुरिल्ला युद्ध है, जो किसी भी जनमानस पर एकदम छापा मारकर अपनी बात कहता है। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति से पूर्व, मतलब कोई भी नाटक या कोई भी स्टेज की परफॉर्मेंस होती है, उससे पहले रिहर्सल एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नुक्कड़ नाटकों में रिहर्सल की कोई ज़रूरत नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें वो मैं वही बता रहा हूँ ना कि मंच पर जब आप होते हैं तो मंच के कलाकारों के सामने तो सीधा सीधा एक ये है कि मेरे दर्शक वहाँ बैठे हैं, या संगीत का उनको सहारा होता है या लाइट्स का उनको सहारा होता है। नुक्कड़ नाटक के लिए ज़्यादा मजे हुए कलाकारों की और ज़्यादा रिहर्सल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका दर्शक उसके हर कोने में बैठा हुआ है, किस एंगल से उसको अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहनी है वो खुद भी नहीं जानता। सर, आप नुक्कड़ नाटक को प्रचार मानते हैं, कला मानते हैं, रोजी रोटी का जरिया, या समाज में बदलाव का कोई टूल, या फिर कुछ और? ये एक ऐसी कला है, मैं इसका एक ऑनलाइन में जवाब दूँ, रोजी रोटी का तो जरिया नहीं कह सकता मैं इसको। ये कुछ कलात्मक आक्रोश है जो किसी समस्या के खिलाफ दिखाया जाता है, और अभिनय के वो लोग जो ज़्यादा आडंबर में विश्वास ना करते हुए, मैंने जो पहले भी कहा, जो एक सडन अटैक है जनमानस पर, उसका स्वरूप नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जो संदेश जनता तक पहुंचाते हैं, क्या वो संदेश वहां तक पहुंच पाते हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। आज तक जो नुक्कड़ नाटक लिखे गए उसका एक खास उद्देश्य था चेतना जागृत करना, लोगों को नई व्यवस्था के लिए संगठित करना। आज की स्थिति में क्या कोई इस तरह का विजन हमारे सामने है? हाँ, कर रहे हैं लोग काम, और अब आज ज़्यादा जरूरत हो गई है। नुक्कड़ नाटकों की आवश्यकता ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है कि जब हमारे बच्चे, हमारे युवा जब टीवी के आगे से उठने को तैयार नहीं हैं, उनके अंदर जो एक यथार्थ का भाव है वो ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे तो ज़्यादा कारगर सकते। नुक्कड़ नाटकों में इम्प्रोवाइजेशन की स्थिति को क्या आप लाभदायक मानते हैं? वो जरूरी है। आप किस स्वभाव के और किस वर्ग के श्रोताओं के बीच खड़े हैं, ये नुक्कड़ के कलाकार 3 या 4 मिनट में या 5 मिनट में भाप लेते हैं। ऐसे में इम्प्रोवाइजेशन का रोल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है
कि संभवतः मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आप हरियाणा के कुछ कलाकार पंजाब में नाटक कर रहे हैं, जहां उनके इर्द गिर्द पंजाबी भाषी दर्शक खड़े हैं, हरियाणवी डायलेक्ट में प्रस्तुति दे रहे हैं। अगर आपके पास इम्प्रोवाइजेशन का जो है सहारा नहीं है तो आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक अच्छा कलाकार तब क्या करेगा कि अपनी बात को इम्प्रोवाइज करके कहीं ना कहीं उस स्थानीय भाषा में इसको परिवर्तित करेगा। सर, आपको क्या लगता है नुक्कड़ नाटक को तैयार करने में कितने दिन मतलब लग सकते हैं, कितने दिन का समय लग सकता है? वो विषय पर निर्भर करता है और आप किस विषय को लेके चले, किस समस्या का कितना मंथन है और कितनी जड़ों तक पहुँचे हैं, ये एक रिसर्च का काम है। परफॉर्मेंस में समय की जरूरत नहीं, नुक्कड़ नाटक में रिसर्च में बहुत समय चाहिए। क्या कारण है कि नुक्कड़ नाटक ने जो लोकप्रियता शुरू में पाई थी आज उसके पास उसका अभाव है? जो व्यावसायिक कलाकार हैं उससे हट गए हैं, अब ग्लैमर की दुनिया है। एक नुक्कड़ नाटक का कोई सफल जो अभिनेता है वो नहीं चाहता कि मैं हर बार गली के मोड़ पे नाटक करूं, वो ये चाहता है कि मैं टीवी सीरियल में दिखूं, वो ये चाहता है कि मुझे कोई रंगमंच का अवार्ड मिले, वो ये चाहता है कि मुझे फिल्म में भी लिया जाए। तो इसलिए ये बात है। नुक्कड़ नाटक लेखन व्यक्तिगत मानते हैं या सामूहिक? ये सामूहिक लेखन। व्यक्तिगत एक अंकुर तो हो सकता है, लेकिन उसमें जो उसके ब्रांचेज हैं या उसको कैसे डेकोरेट करना है, खासतौर से नुक्कड़ नाटक में तो सामूहिक विजन ही चलता है, जैसा मैं मानता हूँ। सर, नुक्कड़ नाटक को आलोचनात्मक रूप से देखते हुए इसकी क्या कमियां आपके सामने उजागर होती हैं या सीमाएं आपको कुछ नजर आती हैं इसमें? पार्शियल ना हो बस। आप नुक्कड़ नाटक के जो कलाकार हैं अगर वो उस ध्येय के साथ चलें, किसी राजनीति में काम ना करें या किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए नाटक ना करें, अगर बात सच्ची कहेंगे तो लोग उनसे निश्चित रूप से उनके साथ जुड़ेंगे। सर, ये कहा जाता है कि नुक्कड़ नाटक जो है वो जन आंदोलन धर्मी स्थितियों की उपज हैं। आज के समय में जबकि इस तरह का कोई जन आंदोलन हमारे सामने नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि नुक्कड़ नाटकों की ज़रूरत अब खत्म हो गई है? नहीं, जरूर खत्म नहीं है। या इसके स्वरूप में कोई बदलाव लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने बताया ना, नुक्कड़ नाटक कला का एक आक्रोश का रूप है। वो कब और कहाँ काम आना है आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। जो मनुष्य के मन में क्रोध है, आप जरूरी नहीं कि हर समय दिखाया जाए, इसकी जरूरत पड़ेगी और हमेशा पड़ती रहेगी। थैंक यू सर।